भारतीय संविधान। देखिए भारतीय संविधान है वो विश्व का सबसे बड़ा संविधान है, यानी विश्व में सबसे बड़ा संविधान है। अब बड़ा संविधान है तो बड़ा क्या होता है? बड़ा यानी जो एक अलग रूप में होता है। जैसे मान लीजिए मैं कहूँ भाई जो संख्या के आधार पर बड़ा, तो वो बड़ा होता है। जैसे अपन ये कहें कि भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद है, इसका मतलब काफी ज्यादा है ये। तो ये जो काफी ज्यादा है इसका मतलब क्या होगा? ये उस संख्या से ज्यादा होगा जिस संख्या को मैं लिख रहा हूं। अब जैसे मान लीजिए अमेरिका है, अमेरिका में सिर्फ 7 है, तो अमेरिका में तो सिर्फ 7 ही रहेंगे। अब बड़ा कौन है? भारतीय संविधान के, क्योंकि अनुच्छेद किसके ज्यादा है? भारतीय संविधान के। कम किसके? अमेरिका के। चलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कनाडा। कनाडा में कितने आ गए? 147। फिर कौन सा बड़ा है? 395, मतलब भारतीय संविधान बड़ा है। इसके बाद में मान लीजिए कि मैं लिख देता हूं यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया। बड़ा क्या है? यहाँ भी बड़ा जो शब्द आ जाएगा वो है भारतीय संविधान। मैं मान लीजिए लिख देता हूँ 153, इसके दक्षिण अफ्रीका के। तो फिर बड़ा क्या है? तो फिर बड़ा आ गया अपने भारतीय संविधान। इसका मतलब भारतीय संविधान को काफी बड़ा संविधान माना जाता है, क्योंकि भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद आ रहे हैं? 395 अनुच्छेद आ रहे हैं। ये थे वर्तमान समय में, यानी जो बीता हुआ कल था उस समय, यानी मूल में थे। अब अगर वर्तमान की बात की जाए तो 448 अनुच्छेद है, और यहां अगर बात की जाए तो थे 22 भाग, यहां अगर बात की जाए तो 25 भाग, और यहां अगर बात की जाए तो 8 अनुसूचियां, और यहां अगर बात की जाए तो 12 अनुसूचियां। इसका मतलब जो आज जो परिवर्तित रूप है वो अलग से कुछ अलग हो गया इसके अंदर। दूसरी बात आ रही है कि भारतीय संविधान है वो उसको लिखने में कितना टाइम लग रहा है। तो यहाँ पे भारतीय संविधान को 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा है, यानी ये समय है वो भारतीय संविधान के ऊपर लगाया गया था। अब सबसे पहली बात है कि भारत तो उस समय गुलाम था जब ये कार्य हुआ था, लेकिन गुलाम जब था भारत तो 1946 के अंदर भारत में पहली बार, यानी 1946 में पहली बार भारत के अंदर यहां पे संविधान सभा का चुनाव हुआ, यानी संविधान सभा में चुनाव किया गया था। कब किया गया था? 1946 के अंदर। अब 1946 में जब चुनाव किया गया तो यहां पर 1946 के बाद में दिसंबर 1946 के अंदर कुछ मोड़ आ गया अलग से। वो क्या मोड़ था? वो ये मोड़ था कि यहां पर जब इसको चेंज किया गया, एक रूप दिया गया, एक अलग से कार्य किया गया कि यहां तो एक संविधान सभा का चुनाव हो रहा है जिसके अंदर सभी लोग शामिल हैं, लेकिन यहां इस संविधान सभा का चुनाव जो हो रहा है इसमें सभी लोग शामिल नहीं आ रहे। क्यों नहीं आ रहे? क्योंकि उस समय पर देश का विभाजन हो गया था। अब जब देश का विभाजन हुआ तो विभाजन होने के बाद में यहां पर जो देश का विभाजन हुआ था उस विभाजन के बाद की स्थिति ये बन रही थी कि यहां पर 2 देश अलग हो गए थे, यानी पहला भारत, दूसरा पाकिस्तान। अब कितनी हो गई? 2, यानी 2 संविधान सभाएं हो गई, एक भारत की और एक पाकिस्तान की। 2 संविधान सभाओं में बट गया। पहली बार जब भारत के अंदर ये बात देखी गई तो जब भारत की पहली संविधान सभा की बैठक हुई थी उस समय संविधान जब बन रहा था, तैयार हो रहा था, उस समय 299 सदस्य उस समय मौजूद थे, यानी 299 सदस्यों की मौजूदगी के अंदर भारतीय संविधान की रचना की गई थी। उसके दौरान यह देखा गया कि पहला अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे, लेकिन ये पहले अस्थायी थे, लेकिन यहां पर जो स्थायी शब्द आ रहा है वो आ रहा था पंडित जवाहर लाल नेहरू। अब हमारा जो संविधान है वो कब बनकर तैयार
26 नवंबर 1949 यानी 1949 के अंदर ये 26 नवंबर जो डेट आ रही है यहाँ पे, ये आपके सवाल में आती है। यानी प्रश्न पूछा जाता है कि भारत में संविधान दिवस कब बनाया जाता है, तो आपका उत्तर हो जाएगा 26 नवंबर। इसके बाद में 26 जनवरी 1950 यानी 1950 में भारतीय संविधान बनकर क्या हो गया था, तैयार हो गया था। यानी इसको तैयार करने के बाद इसको फिर लागू कर दिया गया था। ये लागू शब्द आ जाता है यहाँ पे, यानी सीधा तौर पे इसको लागू, यानी तैयार शब्द को हटा देंगे क्योंकि लागू शब्द आता है यहाँ पे, इसको लागू कर दिया गया था। यानी 26 जनवरी 1950 को इसको लागू कर दिया गया। विश्व का सबसे बड़ा गणतांत्रिक संविधान ही गणतांत्रिक संविधान ही। दूसरी बात आती है कि गणतांत्रिक संविधान है और इसको यानी गणतांत्रिक संविधान शब्द में कैसे है कि यह लोगों द्वारा निर्मित है, लोगों द्वारा निर्मित है या लोगों द्वारा इसको स्वीकार किया गया है। अब इसके अंदर सबसे बड़ी बात आती है कि हमारा जो संविधान है उसके अंदर ये लोगो शब्द के ऊपर भी एक बात आती है कई बार, कि लोगों द्वारा इसको स्वीकार किया गया है। तो हमारे संविधान की जो अंतिम शक्ति है, अंतिम शक्ति है वो किसे दी गई है, तो आपका उत्तर हो जाएगा जनता। ये अंतिम शक्ति है, यानी जनता के पास में इसकी अंतिम शक्ति है। यानी जनता ने इसको अंतिम शक्ति के रूप में इसको स्वीकार किया है, इसको भारतीय संविधान को। दूसरी बात आती है कि जब भारतीय संविधान ने इसको स्वीकार यानी जनता के द्वारा इसको स्वीकार किया गया है, तो जनता इसमें सर्वोपरि हो गई है। यानी जनता इसमें सबसे मजबूत और सबसे आगे और सबसे सर्वोपरि है, यानी जनता की इच्छा के आधार पर यह बना हुआ है। दूसरी बात आती है कि जनता की जब इच्छा के आधार पर बना हुआ है तो यहां सबसे बड़ी बात यह आ जाती है कि हमारी जो एक प्रस्तावना है, हम इसमें एक प्रस्तावना डालते हैं। अब बहुत सारे बच्चे कई बार ऐसे सोचते हैं प्रस्तावना क्या है, सीधी सी बात है, हमें अपना चेहरा देखने के लिए आईने की जरूरत होती है। तो ये एक रूपरेखा है, इस रूपरेखा के आधार पर हम प्रस्तावना को यानी इसके अंदर जो संविधान की मूल बातें इसके अंदर शामिल कर ली जाती है। अब प्रस्तावना है, प्रस्तावना में एक शब्द आता है हमेशा, हम भारत के लोग, मैंने एक शब्द लिखा है लोग, ये लोग शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। हम भारत के लोग संविधान सभा द्वारा निर्मित संविधान सभा द्वारा निर्मित संविधान को आत्मार्पित या स्वीकार करते हैं, यानी वास्तविकता में स्वीकार करते हैं। यानी हमने इसको स्वीकार कर लिया है, हमारी संविधान सभा के द्वारा हमने इसको स्वीकार कर लिया है। अब इसके अंदर कई बार प्रश्न पूछा जाता है, जैसे आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में एक बार ये सवाल आया हुआ है कि इसमें पूछा गया था कि हम भारत के शब्द है वो किसको हाईलाइट करता है, तो हम भारत के शब्द है वो लोग को हाईलाइट करता है। लोग इसके अंदर सही उत्तर बनता है इसका, यानी हम भारत के लोग, यानी लोग इसके अंदर सही उत्तर जाएगा अपने आप में। तो यहाँ ये बात हमेशा याद रखनी है कि भारत के लोग किस, यानी भारत का संविधान किस बात को स्वीकार करता है मुख्य रूप से, तो आप कहोगे लोक शब्द। हालांकि शक्ति है वो अंतिम रूप से जनता के हाथ में ही होती है। अब दूसरी बात है, कई बार कुछ बच्चों के ऐसे सवाल हो जाते हैं, क्या ये जीवंत है, यानी जीवित है, जीवंत है, तो आप क्या कैसे बता सकते जीवित है? जीवित क्या होता है? जीवित वो है जिसमें जीव होता है, जैसे विज्ञान वाले शब्द ज्यादा बता सकते हैं इसमें, जिसमें जीव होता है। तो यहाँ सबसे बड़ी बात है कि हमारे जब संविधान निर्माताओं ने इस संविधान सभा के अंदर जब संविधान को जब लागू किया था, वो इस बात को जानते थे कि आज की जनरेशन और आगे वाली जनरेशन में बहुत डिफरेंट होगा। आगे वाली जो जनरेशन है वो कई बातों को स्वीकार नहीं करेगी, और जब कई बातों को जब स्वीकार नहीं किया जाएगा तो उसमें संशोधन जरूर होना चाहिए। और इसी संशोधन के आधार पर
यहाँ पे एक मैंने अनुच्छेद डाला 368, ये 368 है जो संवैधानिक संशोधन है जो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। अब ये जो बात आ रही है भाई संशोधन है वो क्यों डाला गया, तो भाई जो पुरानी जो जनरेशन है वो उस बात को नए रूप में कैसे स्वीकार करेगी, तो नई जनरेशन के हिसाब से इसमें संशोधन कर दिया गया। अब संशोधन को स्वीकार करने के लिए क्या होता है, सबको पता है जो संशोधन है वो अलग अलग रूपों में अलग अलग स्तर के होते हैं, ठीक है, तो अलग अलग रूपों में अलग अलग स्तर के हो जाते हैं। सबसे बड़ी बात है जो संशोधन है वो कहाँ, यानी संविधान के बहुत बड़े भाग में, तो यानी अगर देखा जाए यदि मैं ये कहूं कि 100% का हिसाब होता है तो 75% तो ऐसा होता है जिसमें संसद के दोनों सदन मिलकर ही संशोधन कर लेते हैं, लेकिन 25% का भाग ऐसा भी होता है जिसमें दोनों सदन के अलावा राज्य की विधानसभाओं को भी उसमें उतना ही अधिकार होता है जितना संसद को होता है। अब यहाँ ये जो आधे से अधिक, यानी आधे से अधिक एक शब्द बनता है, आधे से अधिक, जब ये आधे से अधिक शब्द बन रहा है तो यहाँ पर क्या है, आधे से अधिक राज्यों की विधानसभा ऐसे होनी चाहिए जो इसको इस संशोधन को स्वीकार करती है, तभी यह लागू होगा, अन्यथा ये लागू नहीं होगा। लेकिन 75% भाग में कुछ ऐसा है जिसको स्वयं को लागू कर सकते हैं, दोनों सदनों के द्वारा उसमें संशोधन किया जा सकता है।